तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, PTUP 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे आप थोड़ा स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं MMI। ठीक है, तो MMI जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी आप लोगों का टफ सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि 6th सेमेस्टर में यही एक सब्जेक्ट है जो टफ भी है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए यूनिट नंबर 2 का वन शॉट लेकर के आ रहे हैं एकदम शुरू से। आप सभी मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूनिट नंबर 1 वन शॉट यूट्यूब पर देख सकते हो। यूनिट नंबर 2 का ये फ़िलहाल तो पार्ट 1 है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो वन शॉट। इसके बाद आप ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन की मदद से लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, बहुत इजीली इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग 20+ मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। हम बिल्कुल कट टू कट पढ़ाते हैं आप लोगों को। PYQ मिल जाएगा, लेक्चर नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। तो आपको एप्लीकेशन पर इनरोल कर लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को कवर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 की शुरुआत कर दी है। यूनिट नंबर 2 का नाम है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। क्या नाम है? लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, यानी अगर कोई स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी रेखा में हो, तो उसका मेजरमेंट करना। एंगुलर का मतलब कोई चीज़ अगर एंगल पर हो तो उसका मेजरमेंट करना। इस यूनिट के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो इसके अंदर पहला टॉपिक आता है नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब पहले हम समझेंगे कि भैया नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रिसीजन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है सटीक। प्रिसीजन का मतलब होता है सटीक, ठीक है, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे मापन यंत्र जो बहुत ज़्यादा सटीक नहीं हो, ठीक है। नॉन का मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा सटीक नहीं हो, अर्थात ये क्या देते हैं, लगभग में माप देते हैं। कैसे देते हैं ये माप? यानी आप किसी चीज़ का अगर माप लगभग में ले रहे हो, आज के समय पता है मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट, यानी 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी उसको बोला जाता है, उस एक्यूरेसी के साथ माप देना है। तो ये कैसे माप है? ये लगभग माप है। जैसे हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, पटरी स्केल यूज करते हैं। ये क्या होता है, कोई कभी आगे से खींच देता है, कभी कोई पीछे से खींच दे रहा है ना। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट माप नहीं देते हैं, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं लगभग वाले मेजरमेंट। इसको एक चीज़ और भी लिख सकते हो आप, रफ मेजरमेंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। रफ मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट? नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टील स्केल। पहला क्या है हमारा? स्टील स्केल। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा इंची टेप, ठीक है। हमारे यहाँ जो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो कहते हैं इंची टेप लाओ, है ना। तो वो जो हमारा होता है उसको कहते हैं स्टील ब्लेड, स्टील स्केल। आपने देखा होगा पत्ती टाइप की होती है जिसके ऊपर बहुत सारे पैमाने बने होते हैं। तो मुझे आशा है कि मुझे ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। यह पैमाना एक सीधे स्टील ब्लेड का बना होता है। यह लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप अपनी हाइट को मापोगे तो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो, है ना। अगर वो आपके ईंट जहाँ पे लगा रहे हैं उसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो कैसा मेजरमेंट है? लीनियर मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसके दोनों तरफ लीनियर मेजरमेंट के लिए mm, सेंटीमीटर तथा इंच के निशान बने हुए होते हैं। तो इसमें आपका mm, सेंटीमीटर तथा इंच के निशान बने हुए होते हैं, ठीक है। ये आपका हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। ये सिंपली आपका सीधा पैमाना मापते हैं। एडिशनल अगर कुछ इसमें लिखना है तो उसका लीस्ट काउंट लिख सकते हो आप। लीस्ट काउंट 0.5 mm लेते हैं, या कहीं कहीं पर 1 mm भी ले लेते हैं इसका लीस्ट काउंट। तो सोच सकते हो कि कितना एक्यूरेट हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इसके अंदर प्रॉपर यूज ऑफ स्टील स्केल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या स्टील स्केल का यूज हो सकता है, देखो, आप प्रयोग करते समय रहने से
प्रयोग करते रहने से स्टील के किनारे घिस सकते हैं, जिससे मापन में एरर आ सकता है। इसको रोकने के लिए स्केल के सिरे को माप लेने वाले पार्ट के सिरे तक सेट नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जहाँ पर स्केल बना होता है, ठीक है, मान लो ये स्केल बना है, ठीक है, तो आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ छूट जाता है, इतना पार्ट छूटा रहता है, ठीक है, इतना पार्ट क्या रहता है, गैप रहता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी को चीज़ को ये कहा जा रहा है कि आप एकदम सिरे से माप नहीं लो, आप क्या करो, थोड़ी दूर छोड़ करके आप माप को लीजिए। मापन त्रुटि को कम करने के लिए स्केल का पतला होना चाहिए। अगर हमको आपका मेज़रमेंट सही करना है तो स्केल एकदम पतला होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा जो इंची टेप होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, और एक बॉक्स के अंदर क्या होता है, गोल गोल क्या होता है, वो घूम घूम के रहता है, ठीक है, ऐसे तरीके से होता है। क्वालिटी ऑफ स्टील स्केल, स्टील स्केल की थिकनेस कम होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया। मापन त्रुटि को कम करने के लिए स्केल का पतला होना चाहिए, यही चीज़ को बार बार लिख दिया गया है। अगला है कैलिपर, ठीक है। देखो वर्नियर कैलिपर आगे आएगा, ये कैलिपर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस ध्यान दीजिएगा इस बात का। कैलिपर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे स्प्रिंग कैलिपर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग कैलिपर होता है, जैसे सरौता टाइप का, ठीक है, और इस तरीके से होता है, स्प्रिंग कैलिपर इसको बोलते हैं, ठीक है। और फर्म ज्वाइंट ट्रांसफ़र कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है ये, ठीक है। तो इनकी सहायता से क्या होता है, इनके द्वारा क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ को मापा जाता है कैलिपर के माध्यम से, ठीक है मेरे दोस्त। तो कैलिपर कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखो इसके अंदर अगर सिलेबस की तरफ जाओगे तो इसमें कैलिपर है, सरफेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, बी ब्लॉक है, लेकिन इन सबको बहुत कम ही पूछता है। लेकिन हम क्या है, सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कोई चीज़ आप मशीनिंग करते हो तो एक ऐसा प्लेट होता है ऐसे आपका, ठीक है, ये क्या होता है, एकदम फिनिशिंग के साथ होता है। अगर आप इसके ऊपर रखते हो उस बॉडी को, तो क्या होगा कि अगर वो टेढ़ा है, हल्का उसके अंदर कुछ झुकाव है, तो वो उसके ऊपर सही एडजस्ट ये नहीं हो पाएगा जो आपने बॉडी को रखा है। तो जो सरफेस प्लेट होता है उसकी सरफेस की क्या करता है, उसके फ्लैटनेस को चेक करता है। फ्लैटनेस का मतलब होता है समतल, ठीक है, उसकी समतल यानी वो कितना समतल है, कितना चिकना है, उस चीज़ को वो चेक करता है। अगर मैं बात करूँ इसके डायग्राम की, तो डायग्राम ये है हमारा सरफेस प्लेट, ठीक है। तो ऐसे हमारा सरफेस प्लेट रखा रहता है और इस पर आप बॉडी को रख देते हो, और जब बॉडी को आप रखते हो तो उसकी फ्लैटनेस को ये बता देता है कि हाँ ये आपका जो सरफेस जो बॉडी आपने रखा है वो कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है और उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट है कि नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है देख करके। तो मुझे आशा है कि इसकी फील आपको आ गई होगी। हम थ्योरी पढ़ करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ के सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्क पीस पर मार्किंग करने, ठीक है। देखो आप इस पर मार्किंग करने के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो अब मार्किंग कैसे कर सकते हो किसी चीज़ का, तो आपने उसको सरफेस प्लेट को आपने क्या किया, रख दिया उसके ऊपर, और फिर बगल में कोई चीज़ है, दो चीज़ों को रख करके फिर हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो सरफेस प्लेट पर मार्किंग करने से क्या होता है कि हम एक एक्यूरेट पॉइंट पर मार्किंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक फ्लैट सरफेस मिलता है, ठीक है। तो मार्किंग करने के लिए मापन यंत्रों की एक्यूरेसी का मापन, देखो अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके एक्यूरेसी का मापन यानी वो कितना स्मूथ है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आया, उसको सरफेस प्लेट पर रख देंगे तो वो हमको क्लियर कर देगा। एवं टेस्टिंग वर्क पीस की सतहों की फ्लैटनेस, जो मेन काम है इसका यही है। क्या है मेन काम? वर्क पीस की सरफेस का क्या है, फ्लैटनेस। फ्लैटनेस का मतलब होता है समतल, समतलता, ठीक है। समतलता का मतलब वो कितना समतल है उसकी जांच करना। मापन करते समय कार्यखंड को टेकने का काम आता है। टेकने का मतलब क्या है कि आप वर्क पीस को उस पर रख करके काम ले सकते हैं। इसका आकार कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, भी मैंने डायग्राम दिखाया। और ये किस चीज़ का बना होता है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और इसकी ऊपरी सतह को खुरच कर उसके बाद लैपिंग क्रियाओं के द्वारा चपटा बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है, आपने अगर लैपिंग ऑपरेशन को पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपके टूल इंजीनियरिंग के अंदर होनिंग लैपिंग आए, ठीक है। तो लैपिंग आप समझा देता हूँ मैं। होनिंग लैपिंग होता क्या है कि लैपिंग ऑपरेशन जो होता है मेरे दोस्त, जैसे आपने घर पेंट करने से पहले एक छोटा सा कागज़ टाइप का कुछ होता है, और फिर उसको क्या करते हैं आप, उसकी मदद से
पूरे घर को छुड़ाते हो, उस पेंट को, जो पहले से लगा पेंट होता है उसको छुड़ाते हो, जिससे वो स्मूथ बनता है आपकी दीवार। उसी तरीके से आपका जो होता है लैपिंग ऑपरेशन होता है। तो एब्रेजिव पार्टिकल होते हैं किसी भी सरफेस पे, उसको स्लरी और मतलब जो ऑयल होता है उसके साथ मिक्स करके क्या करते हैं, उस फ्लैट एकदम स्मूथ कर देते हैं उसको रगड़ करके। ठीक है, तो ये हमारा लैपिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो चपटा बनाया जाता है। ये प्लेटें 30x300 और 15x150 के साइज़ में उपलब्ध होती हैं। इसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं, जैसा मैंने बताया। बी ब्लॉक आदि का प्रयोग करने के लिए सरफेस प्लेट की सतह पर रख करके कार्य किया जाता है। अगर बी ब्लॉक यूज करना है, बी ब्लॉक कुछ इस तरीके से होता है, अगर 3D व्यू में दिखाएंगे, और इसके बीच में क्या होता है, रॉड डाल दिया जाता है। अभी आगे वी ब्लॉक का 3D व्यू दिखेगा तो आप वी ब्लॉक को भी प्रॉपरली देख पाओगे। ठीक है, खैर बी ब्लॉक हमारे सिलेबस के अंदर भी है, तो बी ब्लॉक को और अच्छी तरीके से जान पाओगे। अगला हमारा है एंगल प्लेट। क्या है हमारा, एंगल प्लेट। ठीक है, अब एंगल प्लेट क्या होता है, आइए। एंगल प्लेट आपका ये दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इसके बीच का जो एंगल बना हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसका यूज कहाँ हम करते हैं, कोई भी वर्कपीस को, ठीक है, अगर मान लो वो एल शेप का है, ठीक है, कोई वर्कपीस किस टाइप का है, वो एल शेप का है। ठीक है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो थ्योरी लिखी है अलग बात है। एल शेप का है, ठीक है, तो उस वर्कपीस को क्या करते हैं हम, 90 डिग्री पर पकड़ने के लिए इस एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। एंगल प्लेट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे खांचे बने होते हैं जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये खांचों में क्या करते हो आप, इन खांचों के बीच में ही आप वर्कपीस को डाल करके पकड़ भी सकते हो। दूसरा काम एंगल प्लेट का ये भी है कि आप इस खांचों के बीच में वर्कपीस को डाल करके आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है एंगल प्लेट। आइए एंगल प्लेट को पढ़ लेते हैं हम। एंगल प्लेट जो है कास्ट आयरन का बना होता है। इस पर दो परस्पर लंबवत सरफेस होती हैं जो यथार्थतापूर्वक मशीनिंग की गई होती हैं, यानी दो परस्पर लंब सरफेस हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, और इस पर क्या किया जाता है, प्रॉपरली मशीनिंग किया जाता है। ठीक है, तो मशीनिंग की जाती है। इसकी दोनों सतहों पर अनेक ग्रुप्स कटे होते हैं, यानी खांचे होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, क्लैंप एवं बोल्ट को फंसाकर कार्यखंड को मजबूती से पकड़ा जाता है। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत सारे खांचे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपने वर्कपीस को क्लैंपिंग कर देते हैं या बोल्ट से कस देते हैं। आगे आप इसका जब पूरा डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो एंगल प्लेट विभिन्न साइज़ों में मिलते हैं। इसका उपयोग सरफेस प्लेट के साथ वर्कपीस की मार्किंग के लिए, ठीक है, वर्कपीस की मार्किंग, यानी इस पर हमने बताया एल शेप को 90 डिग्री पर रख करके आप पकड़ सकते हो, मार्क कर सकते हो। वर्टिकल स्थिति में पकड़ने के लिए, यानी आप किसी चीज़ को वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से पकड़ भी सकते हो। ठीक है, और वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए हम इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे बी ब्लॉक। बी ब्लॉक क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है बी ब्लॉक। ठीक है, ये बी शेप का है और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक राउंड बार को पकड़ लिया है, डाल दिया है। ठीक है, ये राउंड शेप को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप सभी देखेंगे तो ये यू क्लैंप है। यू क्लैंप को ऐसे ऐसे घुमा करके हम इसके ऊपर प्रेशर के साथ इसको जकड़ देते हैं वर्कपीस को। तो बी ब्लॉक जो है वो आपका इस तरीके से यूज होता है। तो बी ब्लॉक को हम समझ लेते हैं। बी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी दो आमने सामने की सरफेस पर 20 स्लॉट्स कटे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सरफेस है और ये सरफेस है, इन दोनों सरफेस पर क्या होता है, हमारा आपका 20 स्लॉट्स कटा होता है, जिसको हम बी ब्लॉक कहते हैं। इसको कास्ट आयरन के एक रेक्टेंगल खंड में 20 स्लॉट्स एवं अन्य स्लॉट्स बनाया जाता है। तो इसको हमने कास्ट आयरन का लिया और यहाँ पे अन्य स्लॉट्स तो बनाए ही बनाए हैं, लेकिन मेन जो है हमारा 20 स्लॉट्स बना दिया जाता है। ठीक है, और इन्हीं 20 स्लॉट्स के अंदर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को अपने जकड़ लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी सभी सरफेस मशीनिंग की हुई होती हैं। इसका उपयोग मार्किंग एवं छिद्रण के दौरान बेलनाकार कारखंडों को सहारने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब पकड़ना। ठीक है, तो अगर हम मान लो इसके ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं या कोई मार्किंग कर रहे हैं तो क्लैंपिंग करना, सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बी ब्लॉक का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इसकी खांचों में यू क्लैंप को फंसाकर कार्यखंड को मजबूती से पकड़ा जाता है। मान लो ये वर्कपीस आपकी पड़ी हुई है तो हमने क्या किया, इस आपका यू क्लैंप से कस दिया और वर्कपीस हमारा कहीं इधर उधर हिल नहीं सकता। बेलनाकार कार्यखंड पर मशीनिंग के लिए बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतर सिलेंड्रिकल सरफेस पर मशीनिंग करने के लिए हम बी ब्लॉक्स का यूज करते हैं।
अब इसका हमारा सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 2 का 2.1 होता है, 2.2 होता है। तो इस तरीके से अब हमारा समझ लो कि सेकेंड पार्ट 2.2 शुरू हो गया। ये हमारा प्रिसीजन मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। प्रिसीजन का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। अगर उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी तो उसको हम कहते हैं प्रिसीजन मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रिसीजन मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर चल रहा है। तो हमारे इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपको वर्नियर कैलिपर्स देखने को मिलेगा, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आप सभी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से रीड करिए। तो हम अब समझ रहे हैं वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज होता क्या है, देखो ये है डायग्राम आपका वर्नियर हाइट गेज का। इसको यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। तो अगर कोई जॉब है और वो किसी हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हम इस वर्नियर हाइट गेज से देख लेते हैं। या हो सकता है कि आपका जो जॉब है, ठीक है, ये जैसे जॉब है तो इसकी हाइट को देखने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर हाइट गेज। तो सिंपल सा फंडा है वर्नियर हाइट गेज में कि आपके हम वर्नियर हाइट गेज में जो भी वर्कपीस है उसकी हाइट को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। ये हमारा स्केल पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है लॉक पेच। लॉक पेच वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअल में ऊपर नीचे मूव करने के लिए होता है। मूव करके हम उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी रीडिंग आती है। और ये हमारा स्लाइडर है जो कि आपके जो स्केल है उसके अंदर आगे पीछे ये मूव करता है। और ये हमारा वर्नियर है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है और काफ़ी कम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, लेकिन हम सिलेबस वाइज सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो इसका उपयोग एलिमेंट्स की ऊंचाई मापने एवं जॉब का मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो एलिमेंट्स यानी जॉब का हमको हाइट नापना हो या हमको मार्किंग करनी हो जॉब की, इसके लिए वर्नियर हाइट गेज यूज होता है। मार्किंग करने का मतलब जितनी हाइट पे चाहिए उतनी हाइट पे आप क्या ले जा करके मार्क कर दो, ठीक है। इसके नीचे एक भारी बेस होता है। इसके नीचे क्या होता है, एक बेस, जिसकी निचली सतह समतल एवं परिष्कृत यानी रिफाइन होती है, यानी चिकनी होती है। तो एक बेस होता है जिसके ऊपर ये सारा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। बेस पर क्या होता है, एक वर्टिकल बीम लगी होती है। अगर आप सभी इस टाइप का देखोगे तो ये क्या है, एक वर्टिकल बीम आप सभी को नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर क्या है, वर्टिकल बीम लगी होती है जिस पर मुख्य पैमाना बना होता है। वर्टिकल बीम पर एक स्लाइडर लगा रहता है जिस पर वर्नियर पैमाना बना होता है। तो यहाँ पर ये आपका मुख्य पैमाना है, ठीक है, इस बीम के ऊपर। और जहाँ पर स्लाइडर बना है यहाँ पर आपका वर्नियर, स्लाइडर के अंदर क्या होता है, आपका वर्नियर पैमाना एक्चुअल में लगा होता है, ठीक है भैया। स्लाइडर पर मापन जबड़ा लगा होता है। मापन जबड़ा का मतलब ये आपका जॉ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका जॉ लगा हुआ है। जॉ का मतलब होता है जबड़ा, जिसके अंदर आप रख करके क्या करते हो, मापन करते हो, ठीक है। ठीक है भैया, चलो। इस पर लगे स्क्राइबर को एक क्लैंप के द्वारा जाप की स्थिति के अनुसार आगे खिसकाकर कस दिया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो लॉक पेच है, ठीक है, वो क्या करता है मेरे दोस्तों, वो आपका कुछ दूरी पे ले जा करके जहाँ पे हमारा मेजरमेंट हुआ उसके बाद ले जा करके हम उसको कस देंगे। इसमें मुख्य पैमाने और वर्नियर की रीडिंग से ऊंचाई का मापन ज्ञात किया जाता है। यानी जो हमारा मापन होगा वो वर्नियर मापन को लिया जाएगा और मेन पैमाना लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मापन होता है। जैसा कि आपने वर्नियर कैलिपर वगैरह देखा है तो उसमें किस तरीके से मापन होता है मैं आगे समझाने वाला भी हूँ। आगे आपका वर्नियर कैलिपर भी आएगा, सो आप सभी वर्नियर कैलिपर को भी पढ़ोगे। अब आपने वर्नियर हाइट गेज पढ़ लिया, अब हमारा आता है वर्नियर डेप्थ गेज, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो लॉक नट लगे हुए हैं, ये वर्नियर है, ये आपका मुख्य स्केल की बीम है, ठीक है। ये क्या है, एडजस्टमेंट स्क्रू है, यानी हमारा एडजस्ट करने के बाद टाइट करना है। और यहाँ पे एक लगा हुआ है हेड, ठीक है। और ये हमारा बेस है। ये हमारा किसके लिए यूज होता है, ये हाइट के लिए यूज होता है। जो ये वाली स्केल है ये क्या किसी हाइट के अंदर किसी डेप्थ के अंदर जा कर के, मतलब किसी गहराई के अंदर जा कर के मेजरमेंट करती है। तो आइए इसको समझते हैं।
तो इसमें एक चल शीर्ष होता है। चल शीर्ष का मतलब होता है मूवेबल। ये है आपका मूवेबल हेड। हेड, चल का मतलब मूव करने वाला और शीर्ष का मतलब हेड। तो एक मूवेबल हेड होता है जो आधार के साथ बीम के सहारे ऊपर नीचे सरकता है। अर्थात ये वाली जो बीम आप सभी की बनी हुई है एक्चुअल में, ठीक है, जिस पे पैमाना वगैरह है, तो ये क्या होता है, मूवेबल हेड जो होता है ये ऊपर नीचे क्या करता है, सरकता है। इसके सहारे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके सहारे ये ऊपर नीचे क्या होगा, ये एक्चुअल में स्लाइड होगा, ठीक है भैया। बीम पर ही मुख्य पैमाना बना रहता है और चल शीर्ष पर वर्नियर पैमाना लगा रहता है। तो जो वर्नियर स्केल है वो आप सभी देखोगे तो इस स्लाइडर के ऊपर, जो ये स्लाइडर है इस पे क्या लगा है, वर्नियर पैमाना लगा हुआ है। और आपके जो मेन बीम है उस पर आपका मेन पैमाना लगा हुआ है। गहराई मापने के लिए आधार की समतल रेखा सतह को छिद्र आदि की ऊपरी सतह पर रखा जाता है। यानी जहाँ पे भी हमको गहराई मापना है उस गहराई के हम समतल पे अपने इस पूरे पैमाने को जा करके रख देंगे और उसके बाद बीम को नीचे करके उसकी निचली कोर को, ठीक है, छिद्र की निचली सतह से स्पर्श कराते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आपने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है कहाँ जाएगा, गहराई के अंदर। कहाँ जाएगा, गहराई के अंदर, ठीक है। जहाँ पर यही चीज़ लिखा जा रहा है, गहराई मापने के लिए आधार यानी बेस को समतल के सतह के छिद्र के ऊपर रख दिया गया। मान लो इस छिद्र के अंदर हमको डेप्थ मापना है, तो इसके क्या किया हमने, फेस पर हमने इस पैमाने को रख दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसके अंदर जाएगा और हमारा कह सकते हैं जो पैमाना है उसको मापेगा। तो मुख्य पैमाने व वर्नियर पैमाने की सहायता से रीडिंग ली जाती है, वर्नियर के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हमारा जो वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज है, ये वर्नियर के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो है स्लिप गेज, ठीक है। तो स्लिप गेज हार्डेंड स्टील के आयताकार आकार के बने होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, ठीक है। अलग अलग साइज के क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, ठीक है भैया। तो स्लिप गेज हार्डेंड स्टील के आयताकार आकार के बने होते हैं। ये विभिन्न एवं निश्चित मोटाई के छोटे छोटे खंड होते हैं। यानी अलग अलग हमारे क्या कह सकते हैं कि अलग अलग नाप के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। खंड का मतलब ब्लॉक्स होते हैं। निश्चित एवं स्थिर मोटाई की माप ही इनकी माप कहलाती है। यानी जो इनकी मोटाई है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इनकी माप, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमको मापन किया जाता है। प्रत्येक स्लिप गेज के दो विपरीत सतह समतल और एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगर मान लो दो स्लिप गेज है तो दोनों स्लिप गेज को आप साथ में चिपका सकते हो, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है, जिससे एक दूसरे के हम क्या कर सकते हैं, समांतर हो, चिपक जाए। ये सतह पूर्णतः फिनिश्ड होती हैं और एक्यूरेट माप बनाए जाते हैं। यानी जो भी इनकी सरफेसेज हैं वो एकदम से फिनिश्ड सरफेस होती हैं। इनका स्टैंडर्ड साइज 3x9 mm 35x9 mm ही रहता है। स्लिप गेज को हम गेज ब्लॉक भी कहते हैं। तो स्लिप गेज जो है उसको गेज ब्लॉक कहते हैं। इसको यूज क्यों किया जाता है, तो स्लिप गेज का उपयोग जो है मापन यंत्रों की एक्यूरेसी देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी, मापन यंत्रों जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर आदि का कैलिब्रेशन मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि आप किसी निश्चित मानक से क्या करो, तुलना करके जो भी अगर उसके अंदर एरर आ रहा है उसको सही करने का मतलब होता है कैलिब्रेशन करना। एंगुलर मेजरमेंट के समय साइन बार को सेट करने में, तो साइन बार अगर सेट हो रहा है, ठीक है, तो उस समय अगर आपको एकदम एक्यूरेट माप चाहिए तो आपका ये यूज होता है स्लिप गेज। मापन यंत्र की माप की तुलना करते समय मानक के रूप में, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए भी हमारा ये स्लिप गेज यूज होता है, ठीक है। अभी हमने दो टॉपिक को छोड़ रखा है जिसमें हमारा दो टॉपिक होता है, कौन कौन सा, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, जो कि दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये दोनों जो अभी आएंगे आगे, इनको बिना पढ़े मत जाइएगा। अब हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट फॉर एंगुलर मेजरमेंट। अब हमारे जो एंगुलर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब उसमें जो जो मेजरमेंट्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझिए। जैसे हमारा इसमें आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है।
तो चलिए हम समझते हैं कि भैया ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है ये क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है मेरे दोस्त, वो आपका इस यंत्र की सहायता से दो फेस, फलक का मतलब होता है फेस, ठीक है, किन्हीं दो फेसेस के बीच कोण यानी एंगल मापने का काम आता है। जैसा कि आपने देखा कि ये कैसा मेजरमेंट है, एंगुलर यानी एंगल मापने वाला मेजरमेंट है। तो दो फेसेस के बीच एंगल को आसानी से माप सकता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वैसे आप प्रोटेक्टर को क्या कहते हैं, चाँदा, ठीक है। तो चाँदा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और आप इसी पॉइंट के पास रखते हो और आप जहाँ पर भी आपको लेना होता है डिस्टेंस आप ले लेते हो, ठीक है। तो ये हमारा चाँदा है। इसी तरीके से हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है। इस यंत्र में दो ब्लेड होते हैं, ठीक है। इसमें यंत्र में दो ब्लेड होते हैं, जिनमें एक मापन ब्लेड होता है और दूसरा रोटेबल ब्लेड होता है, ठीक है। इस बात को याद रखने कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में दो ब्लेड होते हैं, एक मापन ब्लेड और एक रोटेबल ब्लेड। इस यंत्र की बॉडी में एक सर्कुलर स्केल लगा रहता है। इसी सर्कुलर स्केल का एक भाग बढ़ा हुआ होता है जो एक ब्लेड का कार्य करता है। तो जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, वही आपका क्या है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, और उसी को हम आगे कह सकते हैं ब्लेड है। रोटरी ब्लेड गोलाई में आगे पीछे सरकाया जा सकता है और दोनों ब्लेड को वांछित स्थिति में सेट करके बॉडी पर रोटेटिंग टरेट पर रख कर कसकर लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। यहाँ पे जो पैमाना है ये दिया गया है, मेन स्केल है, और ये आपका वर्नियर स्केल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये हमारा वर्नियर स्केल है। अब ध्यान से देखें, ये जो है लॉकिंग नट है और ये स्लाइडिंग ब्लेड्स है, ठीक है। ये हमारा क्या रहेंगे, ये स्लाइड करते हैं, और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें दो ब्लेड होता है। जो स्लाइड ब्लेड हो रहे हैं इसमें हमारा दो ब्लेड है एक्चुअल में, ठीक है। तो एक का तो हमने रोटेबल ब्लेड बोला, ठीक है, और दूसरा हमारा है मापन ब्लेड, ठीक है। तो दूसरा जो मापन ब्लेड हम कह रहे हैं वो एक्चुअल में आगे की तरफ बढ़ा करके इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मापन ब्लेड पर ही हमने क्या कर दिया है, सारी चीज़ों को सेट कर दिया है, एक सर्कुलर स्केल बना दिया है। तो ये दूसरा जो ब्लेड है वो सर्कुलर स्केल हो गया है, ठीक है। और हमने क्या किया कि बॉडी पर रोटेटिंग टरेट पर रख कर इस लॉक कर दिया हमने, आपके जो भी लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है। बॉडी या टरेट में एक गोल पैमाना तथा दूसरे पर वर्नियर पैमाना लगा होता है। तो एक पर आपका मेन स्केल लगा रहेगा और एक पे वर्नियर स्केल लगा रहेगा। इस यंत्र से 1/12 डिग्री तक की एक्यूरेसी में कोण को मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर ही काम करता है, इसे यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो ये हमारा बेवल प्रोटेक्टर है, सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं, और इसका जो कह सकते हैं कि वर्किंग है वो काफ़ी इजी है, ठीक है। और इसमें एडिशनल मैं बात बताऊं तो मेन स्केल जो है वो एक्चुअल में डिग्री में वैल्यू देता है, ठीक है, डिग्री में वैल्यू देता है, और जो वर्नियर स्केल है एक्चुअल में, ठीक है, वो हमारा मिनट में देता है, ठीक है। इस तरीके को हम मिनट कहते हैं, ठीक है। तो ये मिनट में आंसर देता है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यूजेस ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। तो बेवल प्रोटेक्टर का यूज क्या है। अभी आपने बी ब्लॉक देखा था, तो बी ब्लॉक कुछ इस तरीके से आपका क्या था, एक वी शेप में था, और इन दोनों के बीच में क्या है मेरे दोस्तों, एंगल है। और आपको पता है कि बेवल प्रोटेक्टर क्या कर रहा है, एंगल का मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बी ब्लॉक की चेकिंग करने के लिए हमारा बेवल प्रोटेक्टर यूज हो जाता है, ठीक है। और किस काम के लिए बेवल प्रोटेक्टर यूज हो जाता है मेरे दोस्तों, तो देखिए बेवल प्रोटेक्टर वर्क पीस की ग्राउंड, देखो हर एक वर्क पीस ग्राउंड पर क्या हो सकता है, टेपर हो सकता है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। तो वो टेपर जो होता है इनसाइड में हल्का सा ग्राउंड में टेपर हो जाता है, तो उस चीज़ को बेवल प्रोटेक्टर से हम क्या करते हैं, नापते हैं, और वहाँ पे उसको हम बेवल फोर्स का नाम भी दे देते हैं, जब जिस फोर्स से उसको हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो टेपर की जांच करने का भी काम यहाँ पे आपका बेवल प्रोटेक्टर करता है। बाकी आप जान ही रहे हो कि एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज होने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है। अब आते हैं हमारा साइन बार। मैं आप सभी को बता दूं कि जितना ही बेवल प्रोटेक्टर इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख सकता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिख दो, ठीक है। बेवल प्रोटेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप साइन बार की तरफ आओगे ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन बार। इस बात का आप ध्यान रखें कि साइन बार को बिना पढ़े
कह सकते हैं आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने अभी तक जो पढ़ा हो सकता है उसमें से कुछ ना आए, लेकिन यहाँ से जो पढ़ाने वाला हूँ आगे की तरफ वो डेफिनेटली सब कुछ आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत से और तरीके से इस चीज़ को कवर करें। तो साइन बार की थ्योरी को पढ़ने से पहले आप साइन बार के डायग्राम को देखो, ठीक है। ये हमारा साइन बार का डायग्राम है, ठीक है। आप सभी का जो ये साइन बार होता है एक्चुअल में यहाँ पर दो रोलर होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? दो रोलर होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पेन के माध्यम से बनाना चाहूँगा। यहाँ पे होते हैं दो रोलर, ठीक है। रोलर का काम क्या है? रोलर आप सभी का स्मूथली चल सकता है, ठीक है। रोलर की दूरी फिक्स होती है, ये जो दूरी होती है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये दूरी कांस्टेंट होती है। अब इनकी जो सरफेस है, इसकी जो आपकी पूरी कह सकते हैं सरफेस है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? स्मूथ होती है। अब हम साइन बार को यूज कैसे करते हैं? साइन बार के साथ हमको सरफेस प्लेट यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? सरफेस प्लेट, ठीक है। साइन बार के साथ हमको सरफेस प्लेट भी यूज करना पड़ेगा। अब सरफेस प्लेट किस तरीके से यूज होगा? तो इस साइन बार को ले जा करके हम अपने सरफेस प्लेट पर रखेंगे, ठीक है भैया, रख दिया। अब ये जो रोलर है ना, इसके नीचे स्लिप गेज लगे होते हैं। अब इन रोलरों के नीचे, क्योंकि ये पूरा डायग्राम तो है नहीं, ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए हमने इजी सा डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इसके नीचे स्लिप गेज होते हैं। अब ये स्लिप गेज क्या होता है, मैं आगे हो सकता है यहीं पे कहीं हो, एंगल गेज या स्लिप गेज यहीं पे होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये स्लिप गेज होते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, गेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप गेज से समझो यार, गेज का मतलब एक मेजरमेंट टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है। अब फिर उसको हम क्या करते हैं? एडजस्ट करके एक एंगल सेट कर लेते हैं और फिर हम एंगल को वेरीफाई करते हैं इससे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एंगल सेट हो जाएगा और जो हमको वर्कपीस है उसको वेरीफाई करेंगे, जितना उसका एंगल गिवन है उतना एंगल पे हम इसको सेट कर लेंगे एंगल गेज की मदद से। किसकी मदद से? स्लिप गेज या एंगल गेज, ठीक है। और फिर उस एंगल को सेट करने के बाद हम इस स्लिप जो साइन बार है उसकी मदद से और स्लिप गेज या एंगल गेज, इसकी मदद से जो वर्कपीस गिवन है उसका हम एंगल वेरीफाई करते हैं। ये हमारा काम है साइन बार का, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं। एक ऐसा मापन यंत्र जो मापे जाने वाले कोण को लीनियर में बदलकर कोण व्यवस्थित करने या एक्यूरेट कोण मापने के काम में आता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये मापे जाने वाला जो कोण है उसको क्या करते हैं? लीनियर में बदल देते हैं, यानी एक रेखा में बदल देते हैं और फिर हम एक्यूरेट कोण का मेजरमेंट करते हैं। साइन बार हार्डेंड स्टील की ग्राइंडेड आयताकार काट की एक प्लेट या छड़ होती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप सभी के सामने दिख रहा है। और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। इसके दोनों सिरों पर समान व्यास के दो रोलर लगे होते हैं। इन रोलरों के अक्ष आपस में समांतर होते हैं। कहने का मतलब ये है इन दोनों का एक्सिस जो है पैरेलल है ये, ठीक है। और इन अक्षों के बीच की दूरी 12.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होती है। मैंने बताया कि एक कांस्टेंट होती है, अब कोई सा भी हो दूरी हो सकती है, वो एक कांस्टेंट दूरी होती है, ठीक है। और इसकी ऊपरी सतह कैसे होती है? फ्लैट होती है। मैंने क्या बताया कि ये ऊपरी वाली जो सतह है वो क्या है? एकदम से फ्लैट होती है। और इसे हम यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी कहते हैं। इसके पहले हमने बेवल प्रोटेक्टर पढ़ा था, इसे हम यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर कहते हैं, यानी किसी प्रकार का ये मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल नाम हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम इसमें और भी देखते हैं। साइन बार के भार को कम करने के लिए इसकी बॉडी में आर पार छिद्र कर दिया जाता है। तो अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छिद्र देखने को मिलेंगे। तो ये आपका आर पार छिद्र कर दिया जाता है, जिससे कि ये आप कह सकते हैं कि ये बॉडी काफ़ी हल्का रहे। तो साइन बार को यूज कैसे करते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन साइन बार के बारे में और कुछ भी बताना है, ध्यान से सुनिएगा। साइन बार जो है मेरे दोस्तों, वो साइन फंक्शन पर कार्य करता है। कैसे काम करता है? साइन फंक्शन पर कार्य करता है। साइन थीटा सुना है? बिल्कुल सुना है। तो साइन थीटा बराबर होता है h/l। ये हमारे किसका फंक्शन है? ये आपके साइन बार का कह सकते हैं कि फॉर्मूला टाइप का है। जो ये लिखेगा, देखो हम नोट्स के अंदर जो लिखे हैं अलग बात है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो कुछ बेहतर पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लो। तो इन रोलर के बीच की दूरी को कहते हैं हम l, ठीक है, जिसको हमने c बोला है, ठीक है। ये हमारा l। हाइट क्या है? ठीक है, हाइट होती है एक्चुअल में स्लिप गेज या एंगल गेज की, ठीक है। स्लिप गेज या एंगल गेज जो यूज कर रहे हैं वो उसकी हाइट होती है। तो h/l जो होता है वो हमारा साइन बार होता है। जैसा कि मैंने बताया
कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल को सेट कर लिया जाता है और फिर वर्कपीस के हम एंगल की मेजरमेंट कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें आपका सरफेस प्लेट, स्लिप गेज या एंगल गेज, ठीक है, दोनों यूज होता है, ठीक है। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यूजेज ऑफ साइन बार देखते हैं। साइन बार का प्रयोग किसी कार्यखंड को निश्चित कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। वर्कपीस को एक निश्चित एंगल पर सेट करने के लिए या कोई निश्चित एंगल पर सेट है उसका मेजरमेंट करने के लिए होता है। बाह्य टेपरे के कोण को, बाह्य टेपर्ड मतलब किसी एंगल पे कोई चीज़ होता है तो उसको कहते हैं टेपर, ठीक है, कि कोण को मेजरमेंट करने के लिए। अज्ञात कोणों को जांचने एवं मापने के लिए किया जाता है। अगर पहले से कोई मेजरमेंट माप नहीं है फिर भी आप उन दोनों के बीच में उसको फंसा करके आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं साइन बार की मदद से। अब आता है हमारा एंगल गेज, एंगल स्लिप गेज और एंगल गेज, ठीक है। तो जैसा कि आपके बीटी यूपी का पता है सिद्धांत कि बहुत ज़्यादा कोई नया क्वेश्चन पुटअप नहीं करते, ये पुराने क्वेश्चन को ही तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आइए एंगल गेज या स्लिप गेज का जो कह सकते हैं डायग्राम टाइप का है उसको आप देख सकते हो। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो। ये क्या होता है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स का अलग अलग एंगल होता है, ठीक है। जैसे ये वाले ब्लॉक्स का अलग एंगल है, ठीक है, इस वाले ब्लॉक्स का अलग एंगल है, इस वाले ब्लॉक्स का अलग एंगल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। इस ब्लॉक्स का जो अलग अलग एंगल है, ठीक है, तो हम इन अलग अलग एंगल को यूज करके, ठीक है, आपस में जोड़ करके, ठीक है, आप किसी वर्कपीस के साथ हम एंगल को चेक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अलग अलग एंगल होते हैं और उन अलग अलग एंगल को जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़ करके घटा करके जिस तरीके से हमको मेजरमेंट चाहिए वहाँ पे घटा करके जोड़ करके जो भी वर्कपीस है या टूल है उसका हम एंगल चेक करते हैं इस एंगल गेज की मदद से, ठीक है। एंगल स्लिप गेज की जो बनावट है स्लिप गेज जैसा ही होता है, परंतु फर्क इतना होता है कि अक्ष के सदिश फल के समांतर नहीं होती, यानी एक्सिस के पैरेलल ये नहीं होती, ये आपके टेपर्ड भी हो सकती हैं, एक निश्चित कोण पर होती हैं, ठीक है, तो बल्कि एक निश्चित एंगल पर झुकी होती हैं। एंगल गेज का उपयोग वांछित कोण प्राप्त करने के लिए होता है। ऑब्वियस सी बात है, एंगुलर मेजरमेंट है तो एंगल ही प्राप्त करने के लिए यूज होगा। इसके लिए दो या दो से अधिक गेजों का एडजस्टमेंट करके एक्यूरेट कोण को प्राप्त किया जाता है। मैंने बताया कि यहाँ पर डिफरेंट गेजेस का जोड़ करके, ठीक है, इन ब्लॉक्स को जोड़ करके, ठीक है, आप क्या करते हैं किसी एक कह सकते हैं एंगल को बनाते हैं और उस वर्कपीस या टूल की मेजरमेंट को करते हैं। इन्हें कॉम्बिनेशन एंगल गेज भी कहा जाता है। इनकी एक्यूरेसी भी स्लिप गेज की तरह ही होती है। तो एंगल गेज या स्लिप गेज समझने में बहुत आसानी है और मैंने इसको बता दिया। अब जैसे ये है क्लिनोमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड करिएगा, ठीक है, और आपको इसको वर्किंग को समझना पड़ेगा। पहले इस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा क्लिनोमीटर के, ठीक है। तो ये हमारा क्लिनोमीटर का डायग्राम है। यहाँ पर आप सभी इसको देख सकते हो, ये हमारा फेस है, ठीक है, इसी फेस के ऊपर, ठीक है, ये हमारा फेस है इसका, ठीक है। चलो इसको मैंने मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मिल नहीं रहा है, बट चलो इसको डॉटेड कर देता हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल को मापता है। यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, देखो मैं जो भी नोट्स में लिखा है अलग बात है, ठीक है, उसको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल का मेजरमेंट करता है। आप इन सब चीज़ों को याद करते चलोगे, नोट करते चलोगे, एग्जाम में लिखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल का मेजरमेंट करता है, ठीक है, एंगल मापता है, ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल का मापता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, रोटरी मेंबर होता है, एक घूर्णन एलिमेंट लगा होता है जो घूमता है। अब ये दो फॉर्म में होते हैं, एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, और एक बबल होता है, ठीक है। इसमें बबल आपका एक्स्ट्रा होता है और फिर ये हमारा जो पॉइंटर है ये घूमेगा, ठीक है, ये बबल की तरफ से आगे तरफ जाएगा और हमारा जितना एंगल होगा जिस आप हॉरिजॉन्टल फेस पर रखोगे तो वो उसका मेजरमेंट बता देता है। कई सारे डिजिटल होते हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिजिटल बता देंगे कि कितना हाँ हमारा मेजरमेंट है, और बहुत सारे सिंपल होते हैं, ठीक है। तो स्केल जो होती है हमारी यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, 180 डिग्री, तो स्केल हमारी डिग्री में इसमें होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई सा भी अलग यहाँ पे नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी वर्क सरफेस के ऊपर जहाँ पे भी हमको मेजरमेंट करना है इसको आप वर्कपीस को रख दोगे, और जब वर्कपीस पर रखोगे तो ये जो पॉइंटर है या बबल है, ठीक है,
ये आपके एंगल को क्या कर देगा, सीधे मेजरमेंट कर देगा और आपको बता देगा कि आपका कितना हमारा मेजरमेंट है। ठीक है, तो आइए थ्योरी को हम अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्लिनोमीटर एक प्रकार का एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लगे स्पिरिट लेवल की सहायता से, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको 3 चीज़ देखने को मिलेंगी। या तो बबल, ठीक है, जिसको आप स्पिरिट कहते हैं, ठीक है, बबल जो स्पिरिट लेवल कहा जा रहा है, स्पिरिट लेवल का मतलब होता है बबल। क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ बबल, ठीक है, आप बबल लिखें या स्पिरिट लेवल लिखें, एक ही चीज़ होता है बबल। ठीक है, तो बबल या स्पिरिट लेवल की सहायता से एंगल को मापा जाता है। इस यंत्र में एक रोटरी टरेट होता है। टरेट आपने सुना होगा, रोटरी मतलब क्या नाम है, घूमने वाला एक ऑप्शन होता है, रोटरी टरेट उसको बोलते हैं, जिस पर सेंसिटिव स्पिरिट लेवल लगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंसिटिव स्पिरिट लेवल यहाँ पे एक्चुअल में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा क्या होगा, घूर्णन टरेट का घूर्णन कोण हॉरिजॉन्टल सरफेस रेफरेंस प्लेन के सापेक्ष गोल पैमाने पर फंक्शन द्वारा मापा जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल का मापन करता है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके आप सभी को बता दिया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल का मेजरमेंट करता है। तो आपको कुछ इसी तरीके से याद करना होता है कोई चीज़ को, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना होता है। जिस तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ ऐसे मैं एग्जाम में लिखता हूँ और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अपने दिमाग में रखता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इसको रखोगे तो डेफिनेटली करोगे। क्लिनोमीटर की बॉडी को हाउसिंग कहा जाता है। कोई सा भी बॉडी हो उसको हाउसिंग ही कहा जाता है, चाहे आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप को ले लो, चाहे आप कोई सा भी पंप ले लो, ठीक है, तो उस सारी बॉडी को कहते हैं हाउसिंग, जिसमें घूर्णन टरेट लेथ लगा होता है। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी बॉडी बोला जा रहा है ये हमारी एक्चुअल में कहलाएगा क्या, हाउसिंग। ठीक है, और उसके अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, आपका रोटरी मेंबर, जिसको हम घूर्णी टरेट लेथ कहा जा रहा है। तो ये वाला जो मेंबर हमारा कहला रहा है, ये हमारा कहला रहा है कह सकते हैं कि टरेट, घूर्णन टरेट, जिसमें हाउसिंग का निचला भाग रिफाइंड फेस की तरह होता है। तो जो निचला यहाँ पे पोर्शन है ये आपका एक फिनिश्ड फेस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक फिनिश्ड फेस होता है जो क्लिनोमीटर का आधार होता है। तो ये क्या है, हमारा फेस जो है हमारा, ये क्लिनोमीटर का बेस भी है और एक रिफाइंड फेस भी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके सर्कुलर पैमाने पर 0 से लेकर 360 डिग्री तक के, ठीक है, 10 डिग्री के अंतराल में पैमाना बना होता है। तो आप पूरा जब कोई चीज़ गोल घूमता है तो क्या होता है, 360 डिग्री होता ही है। तो आप समझ सकते हो कि 10-10 डिग्री के खाने पर ये हमारा बना होता है पूरा पैमाना। गोल पैमाने के साथ एक वर्नियर स्केल लगा होता है। वर्नियर पैमाने के साथ 5 डिग्री एक्यूरेसी तक के कोण को मापा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका जो मैं कह रहा था कि बबल, एक्चुअल में बबल यहाँ पर काम कर रहा है और ये हमारा वर्नियर स्केल लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्नियर स्केल है और यहाँ पर 5 डिग्री एक्यूरेसी तक के कोण को मापते हैं। इस यंत्र का प्रयोग दो एडजेसेंट फेस के बीच में, ठीक है, फेसेस के बीच में हम क्या करते हैं, कोण को मापते हैं। तो क्लिनोमीटर कैसे काम करेगा, कोई दो एडजेसेंट फेस हो, ये हो गया हमारा, ये हो गया, या इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो एडजेसेंट फेस हो गए। ठीक है, अब इसी के बीच में हमारा क्लिनोमीटर लगा देंगे और फिर हमारा जहाँ पे भी एंगल होगा, जहाँ पे भी हमारा एंगल आ रहा होगा, वो एंगल को ये मेजरमेंट करके बता देगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि दो एडजेसेंट फेस के बीच कोण मापने के लिए किया जाता है। कोण को मापने के लिए यंत्र के आधार को एक फेस पर रख करके घूर्णन टरेट को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि इस पर लगे स्पिरिट लेवल का बुलबुला शून्य पर आ जाए। तो यानी एक जगह पर इसको सेट करेंगे और जो हमारा स्पिरिट लेवल का जो बुलबुला है, ठीक है, वो एक्चुअल में हमारे कहाँ पर आ जाए, 0 डिग्री पर, मान लो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, जिस तरीके से डायग्राम बना है, तो हमारा क्या होगा, बुलबुला जो है 0 पर आ जाएगा। गोल पैमाने की सहायता से इस घूर्णन के पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। उसके बाद जब बुलबुला हमारा 0 पर आ जाएगा, उसके बाद जो भी हमारा डेटा आएगा उसको हम नोट कर लेंगे, रीडिंग को नोट कर लेंगे। फिर सेम चीज़ को दूसरे फेस पर रखेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा हमारा, एक बार मैंने इस पर रखा हॉरिजॉन्टल के साथ और फिर एक बार इस हॉरिजॉन्टल के साथ इसको रख दिया। ठीक है, तो दो हॉरिजॉन्टल के साथ हमने इसको रख दिया क्लिनोमीटर को। इस क्लिनोमीटर को इस वाले फेस पे रखा, एक बार उस वाले फेस पे रखा और दोनों की रीडिंग को नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्लिनोमीटर के आधार को दूसरे फेस पर रखकर पुनः घूर्णन कोण के पाठ्यांक को नोट कर लिया। तत्पश्चात इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है और यही अंतर इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान था समझना। थोड़ा सा एक बार आप ढंग से अगर इस चीज़ों को रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है क्लिनोमीटर को समझना। और क्लिनोमीटर के अंदर आपको बुलबुला होता है और दो एडजेसेंट फेस यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये मेजरमेंट करता है। थ्योरी को थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। तो क्लिनोमीटर का क्या यूज है,
कोण मापने में क्लिनोमीटर का यूज होता है। जिग बोरिंग मशीन होती है, उस पर कोणीय कार्य करने के लिए टेबल को सेट करने के लिए किया जाता है। तो जिग बोरिंग मशीन हमने शायद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में देखी है, और नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और वहाँ पर कोणीय कार्य करने के लिए यानी एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। और बहुत सारे टूल में यूज होता है, रिलीफ एंगल को मेजरमेंट करने के लिए और एंगुलर सरफेसेस को देखने के लिए। इन सब की टेस्टिंग करने के लिए हम क्लिनोमीटर का यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्परेटर। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका कॉम्परेटर। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कॉम्परेटर को बिना पढ़े नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखें। तो कॉम्परेटर जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कंपैरिजन करता है, यानी तुलना करता है, अर्थात ये मेजरमेंट नहीं करता है, ये किसी डायमेंशन के साथ क्या कर सकता है, तुलना करता है। फिर से सुन लीजिएगा, ये किसी भी डायमेंशन की जो है वो मेजरमेंट नहीं करता, वो किसी स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ तुलना करता है। अर्थात आपके छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे अंतर दिखाता है ये। अगर कोई सा भी स्टैंडर्ड डायमेंशन है, ठीक है, तो और आपने उस वर्कपीस को बनाया है, तो उस छोटे से अंतर को बता देगा कि हाँ इतना ये डेविएशन है इसके अंदर, इतना मतलब कह सकते हैं दिक्कत है। तो अब जो डिफरेंस बताएगा, अंतर बताएगा, वो आपका प्लस माइनस दोनों तरीके से हो सकता है, यानी आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। यानी ये आपका मेजरमेंट नहीं देने वाला डिवाइस है, ये सिर्फ बस सिर्फ अंतर बताने वाला डिवाइस है। ठीक है भैया, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। एक ऐसा यंत्र जो किसी राशि की बीमाओं को लंबाई के मानक से तुलना करने के काम आता है, कॉम्परेटर कहलाता है। यानी कोई सी भी क्वांटिटी है उसके डायमेंशन से ये क्या करेगा, तुलना करेगा। किसी माप को सीधा दर्शाने के लिए इनका प्रयोग नहीं होता है, यानी ये डायरेक्ट ये मेजरमेंट का काम नहीं करते हैं। अर्थात ये सिर्फ क्या करते हैं मेरे दोस्त, किसी मूल साइज के सापेक्ष एक्चुअल साइज के अंतर को दर्शाते हैं। यानी आप कोई स्टैंडर्ड डिवाइस ले लीजिए और एक वर्कपीस ले लीजिए, तो उस स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ जितना उसका मेजरमेंट है उसके साथ ये बता देंगे कि हाँ ये इतना अंतर है इस चीज में। ठीक है, कॉम्परेटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली लंबाई के मानक स्लिप गेज तथा वांछित पार्ट की लंबाई के बीच अंतर मापने का कार्य किया जाता है। अब ये जो बात कहा जा रहा है कि स्लिप गेज के साथ अंतर को समझाने का काम, इसको समझो। पहले स्टैंडर्ड साइज जो होगी वो स्लिप गेज से कॉम्परेटर को सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्लिप गेज उठाया आपने और स्टैंडर्ड साइज कॉम्परेटर को दे दिया, और फिर कॉम्परेटर ने दे दिया क्या नाम है, वर्कपीस को मेजरमेंट किया। फिर से सुनिए, जैसे स्लिप गेज है, स्लिप गेज से आपने कॉम्परेटर को एक स्टैंडर्ड साइज दे दिया कि ये 10 मीटर की स्टैंडर्ड साइज है, और अब आपका वर्कपीस उतना बना हुआ है, ठीक है, 10 मीटर का। अब ये कॉम्परेटर 10 मीटर का समझो दूरी भर लिया है, अब ये जाएगा किसके ऊपर, ये आपके ऊपर जाएगा, वर्कपीस के ऊपर, और वर्कपीस में जितना डेविएशन होगा कम ज्यादा उसको ये बता देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर से सुन लीजिएगा, आपके कॉम्परेटर में स्लिप गेज से क्या करेंगे, हम आपके स्टैंडर्ड साइज को भर लेंगे और फिर वर्कपीस को जाएंगे मेजरमेंट करेंगे, और वर्कपीस में जो भी डेविएशन होगा ये चीज पता चल जाएगा। आमतौर पर यह अंतर कुछ माइक्रॉन्स तक होते हैं। यह एक कैसा इंस्ट्रूमेंट है, हाई सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें एक हाई सेंसिटिव मेजरिंग हेड लगा होता है। यह जो हेड होता है ये माप के अंतर को कई गुना मैग्नीफाई यानी आवर्धित कर देता है, यानी बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज को समझ गए कि कैसे हमारा कॉम्परेटर वर्क करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर इसकी लिखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफी इसको बड़ा लिखना पड़ेगा जिससे अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो किसी कॉम्परेटर के अंदर क्या क्या लक्षण होना चाहिए उस चीज को आप लोग समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब लक्षण। अब कोई चीज जरूरी नहीं है कि अगर लक्षण है तो वो चीज कर ही लेगा। ठीक है, तो कॉम्परेटर का जो डिजाइन एवं निर्माण होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, ताकि प्रयोग करते समय इसकी एक्यूरेसी में कोई परिवर्तन नहीं हो। मतलब इस मटेरियल का हो कि जिससे टेम्परेचर का कोई डिफरेंस आए तो ऐसा नहीं हो कि ये बदल जाए, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाए, तो इस तरीके का मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉम्परेटर को सेंसिटिव होना चाहिए, जैसा कि पता है कि इसके अंदर एक सेंसिटिव मेजरिंग हेड लगा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका जो आवर्धन होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म डिफरेंस है वो बड़ा करके पढ़ा जा सके। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो डिफरेंस है उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो आपका इस तरीके का इसमें आवर्धन सिस्टम लगा होना चाहिए जिससे ये बड़ा करके देखा जा सके। इसके इंडिकेटर को शून्य पर वापस लौटने पर स्थिर हो जाना चाहिए, यानी जो इंडिकेटर आपका डिफरेंस बताएगा प्लस माइनस में, जब आप हटा लिए वर्कपीस से
तो ये क्या करे, वापस 0 पे आ जाए। तापमान परिवर्तन से कंपैरेटर की एक्यूरेसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर टेम्परेचर का चेंजेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यूजेज ऑफ कॉम्परेटर। ठीक है, तो हमारे कॉम्परेटर का यूज कहाँ कहाँ है। तो कॉम्परेटर का जो यूज है, पहला हमारा मेट्रोलॉजी लैब में स्टैंडर्ड के रूप में कॉम्परेटर का प्रयोग किया जाता है। तो कॉम्परेटर जो है मेरे दोस्तों मेट्रोलॉजी लैब में होना चाहिए। ठीक है, अब किस मेट्रोलॉजी लैब में होता है वो तो पॉलिटेक्निक वाले ही जाने। इसकी सहायता से मापन यंत्रों एवं गेज का कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन मैंने ऑलरेडी आप सभी को समझा रखा है क्या होता है। ठीक है, पहले यूनिट में भी। तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या गेज है, उनको एक्यूरेट बनाने के लिए कैलिब्रेशन कर दिया जाता है। उनकी जो कमियां हैं इनको दूर किया जाता है। मास प्रोडक्शन में अवयवों के विमाओं की तेजी से जांच करने के लिए कॉम्परेटर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कॉट्स करके एक लिमिटेड कंपनी फरीदाबाद की है, उसमें बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए होंगे, जितने मुझे मैकेनिकल वाले देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैकेनिकल के देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो गए होंगे उसमें। तो कई सारे लोग को चेकिंग वाला डिपार्टमेंट मिलता है। जैसे हमारे एक मतलब पहचान के जो मेरे साथ डिप्लोमा किए हैं, तो खैर हम तो आए नहीं अभी नौकरी की फील्ड में, तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पर वो डायमेंशन चेक करते हैं। तो आप भी जब जाओगे किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कहीं पे भी, तो आपको भी डायमेंशन चेक करने का मौका मिलेगा। तो डायमेंशन चेक करके आप प्रोसीड करोगे मटेरियल को, ठीक है, प्रोडक्ट को, वहाँ पे कॉम्परेटर यूज करने का मौका मिल जाएगा। जो भी आप नए गेज खरीद रहे हो, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप कॉम्परेटर यूज कर सकते हो। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों कि पिछले साल आपसे कंपैरेटर नहीं पूछा, डायरेक्ट आपसे न्यूमेटिक कंपैरेटर पूछ लिया और मैकेनिकल कंपैरेटर पूछ लिया। देखो, ये बहुत कम चांस है कि आपसे मैकेनिकल, न्यूमेटिक या आपका सोलेक्स कंप्यूटर पूछेगा, कंपैरेटर पूछेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर पूछेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाना होता है तभी पूछता है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू जरूर रख लीजिए। जैसे न्यूमेटिक कंपैरेटर है, तो न्यूमेटिक कंपैरेटर का थोड़ा ओवरव्यू रखिए। जैसे सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर है, इसका डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम को मतलब समझो या ना समझो, ठीक है, लेकिन आप कम से कम न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में तो जानकारी रखोगे तो काम बन जाएगा। इसी तरीके से आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर को ही एक्चुअल में मैंने डिस्कस किया है, और हम अब चाह रहे हैं कि मैकेनिकल कंपैरेटर को भी इसी के अंतर्गत मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो मैकेनिकल और न्यूमेटिक कंपैरेटर को मैं समझा दे रहा हूं, और पूरी उम्मीद है कि इन्हीं से आपका काम हो जाएगा, यानी आपको कंपैरेटर से ही काम हो जाएगा। मैं आप सभी से 99% कहता हूं कि कंपैरेटर ही जानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आपके न्यूमेटिक कंपैरेटर या मैकेनिकल कंपैरेटर पूछ लिए, तो डेफिनेटली इस बार पूछने की उम्मीद भी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। न्यूमेटिक कंपैरेटर का मतलब होता है वायु। ठीक है, न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, वायु, यानी एयर का यूज करके हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो हमारा क्या होता है, न्यूमेटिक कंपैरेटर वो होता है। ठीक है, तो हम न्यूमेटिक कंपैरेटर का यूज कैसे करते हैं, देखो, एक एयर नोजल होता है। ठीक है, क्या होता है, एयर नोजल। जैसे पानी का जो नोजल होता है, जैसे आपने मशीन वगैरह देखा होगा, जो आपके गांव के पंपिंग सेट होते हैं, उसमें भी नोजल होता है। नोजल से क्या होता है कि आपके फ्लूइड जो है, यानी जो ऑयल है, उसकी छिड़काव कर रहा होता है। तो इसी तरीके से एयर नोजल भी होता है, बहुत हाई लेवल का नोजल होता है। ठीक है, तो वर्कपीस और नोजल के बीच अगर गैप है, ठीक है, कितना गैप बदल रहा है, वो सब का मेजरमेंट करता है न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो एयर वाला जो कंपैरेटर है, इसका बेसिक फंडा क्या होता है कि एयर प्रेशर, ये एयर फ्लो के चेंज के आधार पे हम वर्कपीस का डेविएशन पता करते हैं। जैसे आपका एयर जा रहा है और एयर का कितना चेंजेस हुआ, कितना एयर में बदलाव हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, एयर फ्लो में बदलाव, एयर फ्लो में बदलाव, बदलाव का मतलब डेविएशन, कितना बदलाव हुआ, उससे पता चल जाता है कि कितना हमारा एरर है। ठीक है, तो इस बेसिस पे काम करता है न्यूमेटिक कंपैरेटर। वायवीय मापन यंत्र सिद्धांत के अनुसार मापी जाने वाली सरफेस पर वायु के जेट को प्रवाहित किया जाता है, यानी जो सरफेस मेजरमेंट हो रहा है उस पर हमने जेट को डालना है। ठीक है, जेट की ऑरफिस, ऑरफिस का मतलब होता है छोटा सा छिद्र, मापन सतह के निकट होता है। ठीक है, तो जो जेट ऑरफिस है, यानी जहां से आपका निकल रहा है जेट, वो वर्कपीस के एकदम से पास में होता है। ठीक है, परंतु उसका वास्तविक संपर्क नहीं होता। अब जब माप में जो परिवर्तन होने से, यानी जो भी एयर फ्लो में बदलाव होगा, ठीक है, उसके अनुसार आपके पीछे प्रेशर में भी बदलाव होगा। जैसे एयर फ्लो में अगर चेंज होगा, पीछे प्रेशर के अंदर भी बदलाव होगा,
और उसके बेसिस पे हमारा इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है। काफ़ी हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो बहुत सारे उसके अंदर फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको बेसिक फंडा यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे ये काम करता है। तो उस चीज़ को मैंने समझा दिया। ये है आपका एक्चुअल में एक डायग्राम नहीं मिल रहा था आपके किसके न्यूमेटिक कंपैरेटर का, तो उसमें मैंने यहाँ पे किसका लगा दिया है, न्यूमेटिक कंपैरेटर का एक डायग्राम सा लगा दिया है, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो फिलहाल तो मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं डिस्कस करने वाला हूँ? क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर न्यूमेटिक कंपैरेटर है। और न्यूमेटिक कंपैरेटर का हमको कह सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल जानना है, हमको सिर्फ उसका सिद्धांत जानना है डिफरेंट डिफरेंट कंपैरेटर का। तो आप इस डायग्राम को और जो ऊपर मैंने थ्योरी बताई उसको डेफिनेटली आप लिख करके, ठीक है, आप अपने काम को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा इसका वर्किंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इस पूरी वर्किंग को आप देख करके आप इस डायग्राम की मदद से चीज़ों को समझ सकते हैं। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। इस कंपैरेटर में एक ऊर्ध्वाधर धातु के सिलेंडर में एक निश्चित सीमा तक पानी भरा रहता है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्टिकल हमारा कह सकते हैं वेसल है। इस वेसल में क्या है कि एक निश्चित सीमा तक हमारा पानी भरा है। सिलेंडर के ऊपरी कक्ष में एक ट्यूब नीचे की ओर बेलनाकार पात्र की तली तक आती है। तो अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, वो नीचे तक हमारी आ रही है, ठीक है। चैम्बर के ऊपरी हिस्से से वायु स्थिर दाब पर एयर फिल्टर और प्रेशर गेज के माध्यम से चैम्बर में प्रवेश करती है। तो जो चैम्बर का ऊपरी पोर्शन है वहाँ पे एयर जो है एयर फिल्टर किया जाएगा और प्रेशर गेज के माध्यम से, ठीक है। जो ऊपरी चैम्बर है यहाँ से हमारा एयर इंटर करता है, ठीक है, फिल्टर किया जाएगा और फिर हमारे जो भी वहाँ पे प्रेशर गेज है उसकी माध्यम से वो इंटर करेगी। तत्पश्चात वायु नियंत्रक ऑरिफिस से निकलकर फ्लेक्सिबल ट्यूब के माध्यम से वर्कपीस में आती है। तो जो एयर कंट्रोलर है यहाँ पे कंट्रोल जेट को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, ये क्या होगी, ये आपके फ्लेक्सिबल जो ट्यूब लगी हुई है इसके माध्यम से हमारा कहाँ पर आएगी मेरे दोस्तों, फ्लेक्सिबल ट्यूब के माध्यम से वर्कपीस के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार एयर फिल्टर एवं प्रेशर गेज के माध्यम से सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर ऑरिफिस फर्स्ट में आती है, ठीक है। तो हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है ये कहाँ पर आ गया, हमारा पहले वर्कपीस पर आ गया, और वर्कपीस के अंदर हमने ऑरिफिस लगा रखा है। ऑरिफिस का मतलब होता है एक छोटा सा छिद्र, और कुछ नहीं होता ऑरिफिस का मतलब, ठीक है। तो ये हमारा पहले ऑरिफिस के अंदर आ चुका है, ठीक है। और जैसा कि मैंने न्यूमेटिक कंपैरेटर में बताया था कि जो भी हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो भी एयर का डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस से हम मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे एयर आपने वर्कपीस पर डाला, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, और जो पीछे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उससे हम क्या करते हैं, आपके वर्कपीस के अंदर डेविएशन का मेजरमेंट करते हैं या एरर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में जेट के पीछे वायु का क्या रहता है, दाब स्थिर रहता है। यह दाब वर्टिकल ट्यूब के नीचे ढकेले गए वाटर हेड बराबर होता है। अब यहाँ पे जो प्रेशर का मेजरमेंट किया जा रहा है वो किसकी, ये जो पानी वगैरह लिया गया है वो प्रेशर के माध्यम से लिया गया है। आपने रो जी एच का फॉर्म सुना होगा, तो वहाँ पे जो प्रेशर का मेजरमेंट हो रहा है ये रो जी एच के फॉर्म में यूज हो रहा है। यानी जितना आपका प्रेशर हेड में ऊंचाई होगी, यानी जो इस पानी की हेड में ऊंचाई जितनी होगी, जो ये मैनोमीटर लगा हुआ है इसमें पानी की जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ये प्रेशर को बताएगा, इसीलिए यूज लगाया गया है, और कोई नया कहानी यहाँ पर नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो एयर है वो ऑरिफिस 2 के हिसाब से जाएगा। ऑरिफिस 2 यानी दूसरे छिद्र के अंदर जाएगा, और जैसे ही ऑरिफिस 2 में जाएगा तो प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूब में जो है दाब बदलेगा, और इस प्रकार मैनोमीटर में जो पानी की ऊंचाई है वो बदलेगी। और जितना हमारा कैलिब्रेटेड पैमाना होगा, यानी जितना हमारा डिफरेंस होगा, मान लो एक बार यहाँ था और यहाँ पर डिफरेंस जैसे क्रिएट हुआ तो उसी डिफरेंस को नोट किया जाएगा, और जो उसका कैलकुलेशन होगा कि कितना एरर आ रहा है उस चीज़ को वहाँ पे फाइंड कर लिया जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, और मैंने न्यूमेटिक कंपैरेटर को नहीं पढ़ाते पढ़ाते भी आपको न्यूमेटिक कंपैरेटर का बेसिक प्रिंसिपल समझा दिया है, और मुझे आशा है कि बेसिक प्रिंसिपल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ 2 टॉपिक बच रहे हैं अभी। वर्नियर कैलिपर वगैरह को अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इसको क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन था। ये सिलेंडर बोर गेज, इनको भी डिस्कस करेंगे, फिलर गेज को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑटो कोलीमीटर, लेकिन उसके पहले हम मैकेनिकल कंपैरेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास भी कई सारे टॉपिक है, लेकिन हम मैकेनिकल कंपैरेटर को थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे मैकेनिकल कंपैरेटर भी आपको क्लियर रहे, ठीक है। फिर
लेकिन अब जितने भी टॉपिक बच रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखें कि आप इनके साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते, ठीक है। मैकेनिकल कंपैरेटर, ठीक है, मैकेनिकल कंपैरेटर। तो यहाँ पे हमने मैकेनिकल कंपैरेटर के फिगर को ऐड कर लिया है, और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैकेनिकल कंपैरेटर आपको बिल्कुल घुस जाएगा आपके दिमाग में। बिल्कुल बस इस डायग्राम को देखते चलिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको 110% याद हो जाएगा। आइए समझाने की कोशिश करते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर। सबसे पहले जानो कि मैकेनिकल कंपैरेटर क्या करता है। तो भैया कंपैरेटर क्या करता है, तो स्टैंडर्ड साइज से कंपेयर करता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल कंपैरेटर है, अर्थात ये मैकेनिकल डिवाइस के तौर पे काम करता है, यानी यहाँ पर प्लंजर यूज हुआ है। प्लंजर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। तो प्लंजर और यहाँ पे गियर मैकेनिज्म यूज होता है, लीवर यूज होता है, और यहाँ पर लगा हुआ है स्प्रिंग। क्या लगा हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जिस चीज़ को मैंने पॉइंट किया इसको याद रखना, ये है स्प्रिंग। क्या है, स्प्रिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस यूज हुए हैं, इसलिए इसको हम मैकेनिकल कंपैरेटर कहते हैं। कंपैरेटर क्या करता है मेरे दोस्त, किसी डायमेंशन के बहुत सारे छोटे छोटे अंतर को दिखाता है, एक सूक्ष्म अंतर को बता देता है कि ये भैया वर्कपीस जो है इतना डेविएटेड है स्टैंडर्ड साइज से। ठीक है भैया, क्लियर बात है। तो चलिए ठीक है, बात एकदम से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं पार्ट्स के ऊपर। यहां पर मेरे दोस्तों जो ये पोस्ट वाला पार्ट लगा हुआ है, एक्चुअल में इन सब को क्या किया हुआ है, इन सबको रोके हुआ है, यानी एडजस्ट करा हुआ है। तो इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। रोल कहां पर आता है इसका, पॉइंटर का। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर जितनी भी डेविएशन है उसको क्या करेगा, पॉइंट में दिखा देगा, ठीक है। और डायल गेज पे क्या है, डायल गेज पे लगा होता है आपका जो भी रीडिंग का सिस्टम बना रखा है उन्होंने, जिसकी जैसी मशीन होगी, जैसा जिसका कंपैरेटर लॉन्च होगा, उसके हिसाब से उसकी रीडिंग सेट होगी। तो यहाँ पे रीडिंग होती है, और ये पॉइंटर क्या होता है, यहाँ के सारे मूव करता है। इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये प्लंजर आ गया है। प्लंजर आप क्या होता है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। एक्चुअल में प्लंजर आपने वहां पर देखा था कि ये वर्कपीस को टच करने के लिए यूज होगा, ठीक है। वर्कपीस को क्या करेगा, प्लंजर टच करेगा, ठीक है। ये सिलेंडर पिस्टन की तरह ही एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये प्लंजर क्या करेगा, वर्कपीस को टच करेगा, और यहां पे लगा हुआ है स्प्रिंग, ठीक है। अब जब वर्कपीस को टच करेगा और मेजरमेंट हो जाएगा, तो वर्कपीस इसको स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो प्लंजर को वापस करने के लिए होता है स्प्रिंग, और यहां पे ये होता है बेस, यानी ये सबका क्या है, बेस, जिस पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। और क्या हमारे पास बच रहा है, अब देखो इसके अंतर्गत एक एक्स्ट्रा चीज लगी होती है, वो होती है लीवर और गियर मैकेनिज्म। अब ये लीवर और गियर मैकेनिज्म क्या करता है, ये एक्चुअल में इंटरनल होता है। हर एक चीज को आप डायग्राम में नहीं दिखा सकते, ये तो आपको भी पता है। ये मूवमेंट को बढ़ाता है। गियर का काम क्या होता है, गियर होता है मूवमेंट को बढ़ाना। तो ये मूवमेंट को बढ़ाता है, जैसे आप वर्कपीस को टच करा रहे हो, ठीक है, तो जो भी वहां पे मूवमेंट हो रहा है उसको ज्यादा तेज करना, ठीक है। यानी वर्कपीस को जल्दी से जल्दी मेजरमेंट करने के लिए हम मूवमेंट को बढ़ाते हैं। तो गियर और लीवर मैकेनिज्म होता है जो कि हमारा मूवमेंट को बढ़ाता है। अब हमारा वर्किंग समझो। इसके बाद हमारा अब आता है वर्किंग, कि भैया हमारा वर्किंग करता कैसे है, ठीक है। देखो पहले इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, प्लंजर, ठीक है। इसको यहां पर लाएंगे। ये क्या है, हमारा स्लिप गेज। क्या है ये दोस्तों, ये एक्चुअल में है स्लिप गेज, ठीक है। हमारे इस नोट्स के अंदर स्लिप गेज एक्चुअल में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपने स्लिप गेज को देख लिया है, तो आप एंगल गेज को मैंने वैसे समझाया है, तो एंगल गेज की तरह ही स्लिप गेज होता है। बस एंगल गेज में क्या होता है कि एक एंगल पर होता है, और स्लिप गेज में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन वो एंगल पे नहीं होते, वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। स्लिप गेज पे ले आकर के इस चीज को यहाँ पर लाया आपने, और वहां पर आपने क्या किया, जीरो सेट कर लिया। क्या किया, जीरो सेट कर लिया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब जीरो सेट करने के बाद इसको फिर यहां पे लाइए और कंपोनेंट के ऊपर रखिए। कंपोनेंट पे जैसे आप रखोगे, पॉइंटर यहां पे प्लस माइनस दिखाना शुरू कर देगा। पॉइंटर क्या करेगा, प्लस माइनस दिखाना शुरू कर देगा, और जैसे ही पॉइंटर प्लस माइनस दिखाना शुरू करेगा, तो आपको जितना डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। तो ये होता है मेरे दोस्तों ओवरऑल मैकेनिकल कंपैरेटर। तो आपको पता है कि कंपनियों में मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन में यूज होता है। ये यूज भी आप लिख सकते हो, ये मास प्रोडक्शन है। क्या चमका कि नहीं चमका मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया। मुझे आशा है कि जिसने अगर ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली उसको ये चमक गया होगा, कुछ इसमें नया
नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या क्या अभी छोड़ा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। मैं फिर से कहूंगा कि जब आपका पूरा टाइम निकल जाए यानी हर एक काम हो जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर को पढ़िएगा और स्लिप गेज की थ्योरी को भी पढ़ लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, छोड़ कुछ नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन इतने इसके टाइप्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप सारा काम हो जाए तो इस दो टॉपिक को, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर एंड स्लिप गेज, इसको आप जरूर से जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। और अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो इसी वीडियो में भी मैं उसको ऐड कर दूंगा, डेफिनेटली मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।